नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का व्याख्यान हमें हिंदी के छात्रों के लिए। हमारा टॉपिक स्टार्ट है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक जीवन के बारे में बातचीत की थी और इसमें हम बात करते हैं मैला आंचल में राजनीतिक पक्ष। तो सुनिए, मैला आंचल में राजनीतिक पक्ष। मैला आंचल के कथानक का कालखंड वहां से आरंभ होता है जब आज़ादी मिलने वाली थी और यह वहां खत्म होता है जहां आज़ादी बस मिली थी। यानी मैला आंचल का कथानक का जो समय है, जो खंड है, जो भाग है, समय भाग, वो जब आज़ादी मिलने वाली थी वहां से आरंभ होता है और वहां खत्म होता है जब यानी आज़ादी बस मिली ही थी। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति का विकास आज़ादी से लगभग एक दशक पहले ही शुरू हो गया था। शुरुआती किस्म का लोकतंत्र किस प्रकार का था, किस तरह के दल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे और अशिक्षा तथा गरीबी से त्रस्त समाज में लोकतंत्र का कैसा स्वरूप सामने आ रहा था, इन सभी पक्षों को रेणु ने पर्याप्त विस्तार के साथ व्यक्त किया है। उपन्यास में विशेष रूप से दो राजनीतिक दलों की चर्चा की गई है। प्रथम दल है कांग्रेस तथा दूसरा दल है सोशलिस्ट पार्टी। इस बात की पूरी संभावना थी कि समाजवादी विचारों के कारण रेणु जी कांग्रेस की कमियों तथा सोशलिस्ट पार्टी की खूबियों पर विशेष ध्यान देते। ये संभावना थी ऐसी, किंतु आंचलिकता का पूरी तरह निर्वाह करते हुए उन्होंने तटस्थता बनाए रखी है, जिससे वे कांग्रेस की खूबियां भी देख सके हैं और तत्कालीन समाजवाद की विसंगतियां भी देख सके। कांग्रेस उस समय की सबसे अधिक प्रचलित पार्टी है। यही पार्टी स्वाधीनता संग्राम की मूल शक्ति रही है। इस पार्टी में बावन दास जैसे समर्पित कार्यकर्ता इस बात से परेशान है कि भारत माता अब भी रो रही है। धीरे धीरे जाति राजनीतिक जीवन की धुरी बनने लगी है और कांग्रेस में भी जातिवाद फैलने लगा है। ऐसी स्थिति में बावन दास क्षुब्ध होकर सोचता है, अब तो लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन आदि लिखवा लेना चाहिए। रचनाकार यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र ऐसा है कि वह भूमिपतियों, जमींदारों और पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। बावन दास जैसा समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के चरित्र परिवर्तन से क्षुब्ध है और वह सोचता भी है, क्या जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी? तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे? सब मिल खोलेंगे शायद। इसलिए प्राय हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके पास अहिंसा, सत्याग्रह जैसे आदर्शवादी मूल्य हैं, किंतु उन्हें आम आदमी समझ नहीं पाता। गांधी जी के ये मूल्य साधारण कार्यकर्ता के हाथों में पहुंचकर कैसे मजाक का विषय बन जाते हैं, इस पक्ष को रेणु जी ने बालदेव के चरित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। बालदेव का हर बात में हिंसावाद को सूंघना, बात बात पर अनशन पर बैठ जाना और अपनी कायरता को अहिंसा कहना, वे अभिव्यक्तियां हैं जो इन मूल्यों को मजाक बनाती है। अंतिम रूप में यह दिखाया गया है कि आजादी के बाद
कांग्रेस पर भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जुआ कंपनी चलाने वाला तथा नेपाली लड़कियों की तस्करी करने वाला दुलारचंद कापरा अब कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है, जो दारू, गांजा जैसे अवैध पदार्थों की तस्करी करता है। उपन्यासकार ने दुलारचंद कापरा द्वारा बावन दास की हत्या करवाकर प्रकारांतर में से संदेश दिया है कि अब गांधी जी के असली मूल्य इतनी खतरनाक मौत करने को अभिशप्त हैं। यह संयोग भी नहीं है कि उपन्यासकार ने यह हत्या ठीक उसी दिन कराई है जिस दिन सारा देश गांधी जी के श्राद्ध का आयोजन कर रहा है। उस दिन गांधी के मूल्यों की मौत कांग्रेस के नए और डरावने चेहरे को पूरी सफलता के साथ व्यक्त करती है। गांव का दूसरा महत्वपूर्ण दल सोशलिस्ट दल है। यह स्वाभाविक था कि रेणु इस दल के प्रति सहानुभूति रखे। ऐसा इस उपन्यास में थोड़ा बहुत प्रतीत भी होता है, पर यह सहानुभूति एक तो थोपी हुई नहीं लगती। दूसरे, यह एक पक्षीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस दल में उभरने वाली जो विसंगतियों का चित्रण किया है, कालीचरण को सोशलिस्ट पार्टी का नेता बताकर उन्होंने वे बातें कही हैं जिन्हें सुनकर आम आदमी गहरी शांति महसूस करता है। क्या कहा, सुनिए। युगों से पीड़ित दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कोई घाव पर ठंडा लेप कर रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। आप लोगों को मीठी बातों में बुलाना नहीं चाहता। वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। आग लगाना मतलब मैं जनता को जगाना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये जो दूसरे दल के यानी कांग्रेस के जो पार्टियों कैसे भोले वाले लोगों का शोषण कर रही है, उसके प्रति जगाना चाहता हूँ, उसके प्रति आग लगाना चाहता हूँ। इन पंक्तियों में यही संदेश रेणु जी ने दिया है। समाजवादियों की मान्यता है कि समाज का विभाजन मूलतः आर्थिक आधार पर होता है, सामाजिक आधार पर नहीं। इसी मान्यता को तकनीकी शब्दावली में कहें तो वे सामाजिक संघर्ष को जातीय नहीं वर्गीय संघर्ष मानते हैं। महिला अंचल का कालीचरण ऐसा ही प्रतीत होता है और जातीय प्रतीत होने वाले संघर्ष की वर्गीय व्याख्या करता है। कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है? क्या कहता है? जात तो दो ही है, एक गरीब और दूसरी अमीर। खेलावन को देखो, यादवों की ही जमीन हड़प रहा है। देख लो आंख खोलकर, गांव में सिर्फ दो ही जात है, अमीर और गरीब। सोशलिस्ट पार्टी के बेहतरीन सिद्धांतों को व्यक्त करने के बाद उपन्यासकार यानी सोशलिस्ट पार्टी के बेहतरीन सिद्धांतों को व्यक्त करने के बाद उपन्यासकार उसकी विसंगतियों को भी स्पष्ट करता है। और पहली विसंगति यह है कि जाति का विरोध करने वाला यह दल अपने नेतृत्व को जातीय आधार पर ही निर्धारित करता है, यानी जातीयता की बात करता है, लेकिन जो दल का नेता चुनता है वो इस आधार पर चुनता है कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा हैं और उसी का वो वहां नेता बनाता है। वासुदेव को मेरीगंज की कमान इसलिए दी जाती है कि वे यादव जाति के हैं और प्रबंधक कहते हैं कि मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है, वहां आपका जाना ही ठीक होगा। ये पहली। सोशलिस्ट पार्टी की दूसरी विसंगति का जो जिक्र किया रेणु जी ने है कि लोक हित की बात करते करते यह स्वयं को यानी स्वहित को लोकहित में यानी स्वयं को अब स्वयं का हित ऊपर रखने लगी है। यदि दफा 40 की अर्जी मंजूर हो जाती तो यह आम आदमी के हित में होता, किंतु कालीचरण इसके मजबूर न होने से खुश है। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते।
अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। तीसरी विसंगति है कि संघर्ष के नाम पर इसमें डकैतों, खूनियों का प्रवेश होने लगा है। सोमा जाट और चरित्र कर्मकार जैसे लोग घोषित अपराधी, किंतु समाजवादी दल से इनका बड़ा गहरा संबंध है। और कम्युनिस्ट पार्टी तो नामी डाकू चरित्र कर्मकार को किसानों, मजदूरों का प्यारा नेता घोषित करती है और उस पर से वारंट हटाने के लिए पर्चा निकलवाती है। इस प्रकार रेणु ने समाजवादी दल की विसंगतियों का भी खुलकर चित्रण किया है। उपन्यास में मूलतः दो ही राजनीतिक दल हैं। मूलतः थोड़ी बहुचर्चा आरएसएस तथा हिंदू मार्क्सवाद जैसे दलों की हुई है। उपन्यासकार ने बहुत कम प्रसंगों में इस दल पर कड़ी टिप्पणी की है और इस दल में अनुशासन ऐसा है कि कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से सोचने को स्वतंत्र नहीं है और भ्रष्टाचार भी विकसित होने लगा। एक प्रसंग के द्वारा हम इसका समापन करते हैं कि आरएसएस और जो दूसरे दल उनके बारे में एक प्रसंग लिखा है रेणु जी ने। क्या लिखा सुनो। संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। इस प्रसंग के माध्यम से रेणु जी ने जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन पर भी कटाक्ष किया है, उनकी विसंगतियों के बारे में भी बताने का प्रयास किया। तो बच्चों ये था आज का हमारा विषय राजनीतिक पक्ष। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे संपर्क कर